आज करीब 10 सालों के बाद मैं अपने नाना जी के यहाँ आया था। इससे पहले जब मैं करीब 6 साल का था तभी मैं यहाँ आया था। आज भी मुझे याद जब नाना और नानी ये कहती थीं उस कमरे के पास नहीं जाना। जहाँ नाना और नानी रहते थे उस 2 मंजिला मकान में 10 कमरे से ऊपर ही थे। उनके अलावा हटकर पीछे एक और अलग कमरा बना हुआ था जो कि कई वर्षों से बंद ही पड़ा हुआ था। 5 रात से मैं जल्दी सो जाता था और रात को 12 से 4 बजे तक उस बंद कमरे को गौर से देखता था। उस कमरे के अंदर की लाइट कभी कभी जल उठती थी। सामने ही एक बहुत बड़ा ताला दरवाजे पे लटका हुआ था। उनकी चाबी नाना जी छिपा कर रखते थे। इन 5 दिनों में मैंने पूरी तैयारी कर ली थी, एक 3 सेल वाली बड़ी टॉर्च और उस कमरे के ताले की चाबी को लेकर कि आज रात 12 बजे धीरे धीरे उस बंद दरवाजे की तरफ बढ़ने लगा। पीछे की लाइट जल रही थी। मैं धीरे धीरे सीढ़ी उतरकर पीछे की ओर आ गया। जैसे ही मैं उस दरवाजे के पास पहुंचा ही था कि अचानक से पीछे वाली लाइट बंद हो गई। एकदम गुप्त अंधेरा। अब तो जैसे लग रहा था कि मेरे सर के पीछे का हिस्सा भारी होते जा रहा था। दिल की धड़कन तेज हो चुकी थी। अचानक से उस कमरे की लाइट कुछ देर जलकर बंद हो गई। अब मुझे बहुत डर लगने लगा था। मैंने डरते डरते टॉर्च जलाकर उस ताले की चाबी को ताले में डालकर पूरी घुमा दिया। फिर भी वो ताला नहीं खुला। मैंने एक बार फिर से चाबी को घुमाया। इस बार वो ताला खुल चुका था। जैसे ही मैंने वो दरवाजा खोला, ऐसा लगा जैसे मुझे कोई अंदर काफी जोर से खींच रहा था। मैं अपनी पूरी ताकत लगाकर भी अपने आप को वहां नहीं रोक पा रहा था। जैसे ही मेरा पूरा शरीर उस कमरे के अंदर गया, वो दरवाजा अपने आप अंदर से बंद हो गया। अंदर किसी औरत के हंसने की आवाज आ रही थी। आज मैं आजाद हो गई। डर के मारे मेरा हालात खराब हो गया था। मैंने हिम्मत जोड़कर उनसे पूछा, कौन हो तुम और क्या चाहते हो? उसने कुछ भी जवाब नहीं दिया। थोड़ी ही देर बाद ऐसा लगा जैसे कोई मेरे शरीर के अंदर कुछ प्रवेश किया हो। मैं जल्दी से वो दरवाजा बंद करके वो टॉर्च लेकर पुनः अपने कमरे में जाकर सो गया। अगली सुबह सभी मुझको घेरे हुए थे। जैसे ही मैं उठा, क्या जरूरत थी तुम्हें वो दरवाजा खोलने की? नानी भी काफी गुस्से में थी। मेरी आंखें चढ़ने लगीं। ऐसा लगा जैसे कोई सवार हो चुका हो। मैं बोल पड़ा, माई जलाकर नहीं मारना था। मेरी आवाज पूरी तरह से बदली हुई थी। वो आवाज की लड़की की थी। मुझे ऐसा अनुभव हो रहा था कि मुझे अब कोई और ही कंट्रोल कर रहा हो। मैं पूरी तरह से अपने आप को कोशिश कर रहा था कि मेरे ऊपर कोई हावी न हो सके। लेकिन अब ये मेरे बहुत ही मुश्किल होता जा रहा था। मैं अपने बिस्तर पे बैठ गया। मेरी दोनों आंखें तनती जा रही थीं। अब धीरे धीरे अपना गर्दन ऊपर से नीचे गोल गोल घुमाना शुरू कर दिया। अपने दोनों हाथों की मुट्ठी में अपने बिस्तर की बिछी हुई चादर को पकड़कर फाड़ने लगा। तुम लोगों ने धोखा दिया है। किशोर को भी तुम लोगों ने मारा है। कोई नहीं बचेगा। मेरी ऐसी हालात देखकर मेरे नाना जी ने तुरंत ही अपने बेटे संतोष को जोर से आवाज देकर बुलाने लगे। संतोष, संतोष जल्दी आओ। जैसे ही मेरे कान में संतोष का नाम सुनाई पड़ा, मुझे ऐसा आभास हुआ कि शायद जो मुझ पर हावी हो रही थी वो अब अपनी पकड़ मुझ पे ढीली कर दी हो। थोड़ी ही देर में संतोष मेरे सामने था। उसे देखते ही मैं बेहोश होकर निडाल अपने बिस्तर पे गिर पड़ा। मेरे बेहोश होते ही नाना और नानी एक साथ बोल पड़े, ये रमा की आवाज है। मैं चुपचाप निडाल बेहोशी में उस सबों की बातें सुनने लगा। क्या रमा लौट आई है? संतोष ने कहा। मुझे तो ऐसा ही आभास हो रहा है कि रमा फिर से लौट आई है, संतोष के पिताजी ने कहा। जैसा कि एक बार नानी जी ने बताया था, करीब 11 साल पहले रमा की मौत हुई थी। अब तक तो मैं यही समझ रहा था कि रमा ने आत्महत्या की थी। उसने खुद अपने आप को मार डाला था। आज फिर से रमा का वजूद मेरे अंदर देखकर अब उन तीनों की हालत खराब हो रही थी। अब तक मैंने रमा को दीवार पे टंगी फोटो जिनके ऊपर माला झूलती हुई ही देख था। मैंने भी बार बार रमा मौसी के बारे में अपनी मां से जानना चाहा, लेकिन वो भी मुझे सही जानकारी नहीं बताई। संतोष ने अपने पिताजी को कहा, हमें जल्द से जल्द उसी तांत्रिक को बुलाना होगा जिसे ठीक 11 साल पहले बुलाया था। संतोष के पिताजी ने कहा, वो अब भी किशोर की ही बातें कर रही हैं। ये बोलकर वो रोने लगे। बहुत बड़ी गलती कर दी हम लोगों ने उस रात। ये सुनते ही उनका बेटा संतोष बोल उठा, बेकार की बातें बंद कीजिए, आगे सोचिए, अब क्या करना है। बेटे की बात सुनते ही उनकी मां भी उनके सुर में सुर मिलाते हुए बोल पड़ी, एकदम सही किया, सारी बिरादरियों में कहीं के नहीं रह जाते। अगर उस रात उस उल्टा रमा के साथ साथ किशोर को ना मारा होता तो कहीं के न रहते। ये रोना धोना अफसोस करना बंद करो जी, आगे की सोचो क्या करना है। पत्नी की बात सुनते ही उसने अपने आंसू पोंछ लिए और तुरंत ही अपने गोदरेज में से एक डायरी निकालकर उस तांत्रिक बाबा का मोबाइल नंबर निकालकर संतोष को दिया। आखिर कौन सा राज अब तक दबा हुआ था उस बंद दरवाजे के पीछे?
किशोर और रमा का क्या चक्कर था? 11 साल पहले रमा और किशोर के साथ क्या हुआ था? उस तांत्रिक का उस दोनों से क्या चक्कर था? ना जाने कितने सवाल मेरे दिमाग में घूम रहे थे। मैं अब तक अपने बिस्तर पे अपनी आंखें बंद किए हुए यूं ही पड़ा हुआ था। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था आखिर क्या चल रहा है। इन लोगों की बातों से तो यही पता चल रहा था कि 11 साल पहले रमा के साथ जो काफी दर्दनाक घटना घटी थी वो एक सुनियोजित तरीके से की गई मर्डर थी। लेकिन अब तक ये बात की सच्चाई उस बंद दरवाजे के अंदर ही दफन कर दिया गया था और उसके बदले एक हादसा जिसे आत्महत्या का नाम दे दिया गया था। और सबसे बड़ी बात, उस रात एक किशोर नाम के लड़के की भी हत्या हुई थी। मेरे दिमाग काफी सारे सवाल पैदा हो चुके थे। उनका सही तरह से पता लगाना अब बहुत जरूरी हो गया था। मैं अब थोड़ी अपनी आवाज गहराते हुए अपनी आंखें धीरे धीरे खोलने लगा। मेरे आंखों के सामने नाना नानी और संतोष मामा खड़े। मुझे होश में आता देख उन तीनों ने अपनी बातें करने की शैली तुरंत ही बदल दी। कैसी तबीयत है बाबू? नानी ने बड़े प्यार से कहा। मैं भी अनजान बनते हुए कहा, क्या हो गया मुझे? अपनी आंखों को बंद करके एक बार फिर से खोलते हुए कहा। मेरी नजर उन लोगों की ही एक्टिविटी पे थी। उधर नाना जी अपनी गोदरेज खोलकर एक डायरी निकालकर अपने बेटे संतोष को दे रहे थे। डायरी लेने के बाद संतोष तुरंत ही उस कमरे से निकल गया। नाना जी गोदरेज बंद करके मेरे पास आकर बिस्तर पे बैठ गए। उन्होंने मुझसे कहा, क्यों तुमने वो दरवाजा खोला? नाना जी की ये बात सुनकर तो अब कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि क्या बोला जाए। मैंने तुरंत ही कहा, मुझे कुछ भी मालूम नहीं। मेरे साथ बीती रात क्या हुआ? मेरी ये बात सुनकर शायद उन दोनों को ये विश्वास हो गया था। बीती रात शायद मैंने वो बंद दरवाजा नहीं खोला था। और मैं भी तो यही चाह रहा था कि इस सभी को शक ना हो कि बीती रात मैंने वो बंद दरवाजा को खोला था। लेकिन इन सभी लोगों को रमा का वजूद कहीं ना कहीं मुझ में दिखाई दिया था। ये बात मुझे भी पता नहीं था। लेकिन अब मेरे सामने इस्मा और किशोर की कहानी खुल चुकी थी। मेरे लिए अब उन दोनों के पीछे की छिपी सच्चाई को उजागर करना बहुत जरूरी हो गया था। थोड़ी ही देर नाना मुझे छोड़कर दूसरे कमरे में कुछ काम करने चले गए। कुछ देर बाद संतोष उस कमरे में फिर से लौट कर आया। उसने इशारे करके नानी जी को दूसरे कमरे में आने को कहा। मुझे छोड़कर नानी दूसरे रूम में चली गई और नाना जी भी दूसरी काम में व्यस्त हो गए। नानी के जाते ही मैं दबी पांव धीरे धीरे उन दोनों की बातें दीवार में कान लगाकर सुनने लगा। तांत्रिक बाबा 5 दिन के बाद ही आएंगे, शहर से बाहर है, संतोष ने ये बात कही। तब तक क्या करेंगे? ये छोरी तो किशोर का रट भी लगा रही है। मुझे तो डर लग रहा है, जीती जल्दी सलट जावे वो सही, नहीं तो लेनी के देनी पड़ ना जावे। संतोष की मां की आवाज थी। मुझे ऐसा आभास हुआ कि मेरे कमरे में कोई आ रहा हो। मैंने जल्दी से दबे पांव अपने बिस्तर पे जाकर पहले जैसा ही बैठ गया। मेरे पास अब 5 दिन बचे हुए थे। उस तांत्रिक के आने से पहले मुझे इस बात का पता लगाना था कि 11 साल पहले उस रात रमा और किशोर के साथ क्या हुआ था। मैं चुपचाप उसी तरह से अपने बिस्तर पे बैठ गया। मुझे ये पता चल चुका था कि अब जो भी कुछ होगा 5 दिन के बाद होगा, क्योंकि जब तक वो तांत्रिक बाबा नहीं आ जाते तब तक मुझे रमा और किशोर के बारे में जो बातें अब तक मुझे नहीं पता थी उनको पता लगाना था। थोड़ी ही देर में नानी मेरे कमरे में आई। उसे अपने कमरे में आते देख मैंने कहा, नानी आज शाम को अपने घर निकल रहा हूं। इतना सुनते ही नानी मेरे तरफ घूरने लगी और बोली, नहीं बेटा, अभी और दिन रुकना है, कम से कम सप्ताह भर तो रुकना ही पड़ेगा। चूंकि मुझे तो पहले से पता चल चुका था कि उस तांत्रिक बाबा 5 दिन के बाद ही वो आएगा, इसलिए जानबूझकर मजाक किया था। वो तीनों मिलकर ये चाह रहे थे कि मुझे कम से कम रमा और किशोर के बारे में कुछ भी पता ना चले। थोड़ी ही देर में संतोष उस कमरे में आया और कहा, अगले 7 दिन तक तुम कहीं भी इधर उधर नहीं जाओगे। उनकी बात सुनकर मैं अवाक था। अब तो मुझे भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। अगर मैं कहीं नहीं निकलूंगा तो ये बात पता कैसे कर पाऊंगा कि उस रात रमा और किशोर के साथ क्या क्या हुआ था। जिस तरह से ये लोग बंदिशें मुझ पर लगा रहे थे, इससे तो मुझे यही प्रतीत हो रहा था कि उस रात बहुत बड़ा कांड हुआ था। संतोष ने मुझसे प्रॉमिस करवाया कि मैं अगले 7 दिन तक कहीं इधर उधर नहीं निकलूंगा। थोड़ी देर के बाद संतोष और नानी जी अपने काम पे लग गए, लेकिन मेरे दिमाग में उन तीनों की बातें अब तक भी घूम रही थीं। मैं भी फ्रेश होकर नाश्ता किया। नाश्ते की टेबल पे ही मुझे ये पता चला कि संतोष अगले 3 दिन के लिए इस गांव से बाहर कहीं शादी में जा रहा। ये बात सुनकर मैं अंदर ही अंदर काफी खुश हुआ। वो आज ही दोपहर को निकलने वाले थे। मैं भी उनके निकलने का बेसब्री से इंतजार करने लगा। दोपहर 1 बजे तक उसने अपना सारा जरूरी सामान एक बैग में पैक कर चुका था। मैं भी उनके निकलने का इंतजार में था।
करीब 2 बजे संतोष घर से निकलकर शादी में जाने को रवाना हो चुका था। उनके जाने के 10 मिनट के बाद ही मैंने अपने नानी जी को कहा, मैं खेलने अपने दोस्त के पास जा रहा हूं, शाम तक आऊंगा। ये बोलकर मैं निकल गया। उस गांव में सरपंच का बेटा राजू, जो कि मेरा दोस्त मेरी ही उम्र का था, उनके साथ मैं भी क्रिकेट खेला करता था। लेकिन आज मेरे दिमाग कुछ और ही चल रहा था। आज सबसे पहले उनके पास जाकर उन्हें एकांत में किशोर के बारे में पूछा, लेकिन उसे इस बारे में कुछ भी पता नहीं था। मैंने उसे एक बार फिर से दिमाग में जोर डालने को कहा। करीब 11 साल पहले कुछ ऐसी अप्रिय घटना घटी हो, थोड़ी याद करो। लेकिन राजू ने कुछ नहीं बताया। मुझे कुछ भी मालूम नहीं इस बारे में। राजू की बात सुनकर मैं निराश हो गया। हम दोनों की ये बातें वहां कोई और भी शख्स चोरी छिपे सुन रहा था। राजू ने मुझे कहा, चलो क्रिकेट खेलते हैं। लेकिन अब मेरा मन खेल में नहीं लग रहा था। मैंने मना कर दिया कि मैं नहीं खेलूंगा और चुपचाप फील्ड के बाहर जाकर बैठ गया। करीब 2 घंटे के बाद जब मैं वहां से घर जाने के लिए निकला था कि रास्ते में एक शख्स ने मुझे पीछे से आवाज दिया। मैं आवाज सुनकर रुक गया। पीछे की ओर मुड़ा, सामने जो शख्स खड़ा था वो करीब मुझसे 4-5 साल बड़ा होगा। उसने मुझसे कहा, राजू कुछ भी नहीं बताएगा। उनके पिताजी इस गांव में 3 बार से सरपंच बन रहे हैं और आपके मामा जी इस गांव के पंच, और जिस किशोर के बारे में आप पता लगा रहे हैं वो मेरे चाचा हैं। आज से 11 साल पहले मेरे चाचा जी कहाँ चले गए ये आज तक पता नहीं चला। मैं चुपचाप उनकी बातें सुन रहा था। अचानक से मैंने उनसे पूछा, रमा, रमा के साथ क्या हुआ? रमा का नाम सुनते ही वो बोल पड़ा, किशोर। चाचा मुझे सारी बात बताते थे। वो रमा से बहुत प्यार करते थे, लेकिन उसे पता था कि ये समाज और रमा के घर वाले कभी भी किशोर को नहीं अपनाएंगे। उस रात जब किशोर चाचा घर से निकले थे तो उसने मुझसे कहा था, आज ही रात मैं मुंबई निकल रहा हूं, मेरे साथ रमा भी घर से भागकर जा रही है। ये बात उसने सिर्फ और सिर्फ मुझसे ही बताई थी। मेरे घर में मेरे अलावा मेरे दादा और मेरे मम्मी पापा हैं। वो आज भी किशोर चाचा की राह तक रहे हैं। उनकी बातों ने मुझे पूरी तरह से उलझा कर रख दिया था। उस रात किशोर के साथ आखिर कौन सा खेल खेला गया था? अगर रमा उस रात भाग गई थी तो फिर उस रात बंद दरवाजे वाली घर में किनको जलाया गया था? या फिर किशोर के साथ भी उस रात कुछ और ही घटना घटी थी? शाम हो चुकी थी, मुझे लेट भी हो रही थी। मैंने उनसे कहा, आज से 10 साल पहले जब मैं यहां आया था तभी से मैं रमा की तस्वीर पे माला टंगा हुआ देख रहा हूं। वो अब इस दुनिया में नहीं है, लेकिन किशोर कहां है ये पता करना अब बहुत जरूरी था। किशोर के बारे में इतनी जानकारी देने के लिए मैंने उनका धन्यवाद किया। उसके बाद मैं तुरंत ही वहां से अपने घर के लिए रवाना हो गया। पूरी तरह से शाम होने वाली थी। अब तक जो भी जानकारी मुझे उस किशोर की मिली थी वी जानकारी उनके भतीजे से मिल पाई थी। उस रात जब उनके चाचा मुंबई निकलने वाले थे, वो भी रमा के साथ, तो फिर उस रात आखिर उनके साथ क्या हुआ था ये पता करना अब बहुत जरूरी हो गया था। कुछ ही देर में मैं अपने घर आ गया। घर पहुंचते ही नानी पूछने लगी, इतनी देर तक कहाँ थे? क्रिकेट खेलने गया था, इसलिए लेट हो गई। मुझे इतनी लेट नहीं होती थी, चूंकि मामा 3 दिनों के लिए इस गांव से बाहर कहीं शादी में गए हुए थे, इसलिए उनका डर तो था नहीं। लेकिन रमा अपने उस बड़े भैया से काफी डरती थी। इतना तो मुझे पता चल चुका था कि रमा कुछ समय के लिए अपना वजूद, अस्तित्व उन तीनों को आज सवेरे कुछ समय के लिए मेरे अंदर दिखाई दिया था। आज सवेरे से उस घटना के करीब 12 घंटे बीत चुके थे, लेकिन रमा ने फिर दोबारा अपना वजूद मेरे अंदर नहीं दिखाया। लेकिन काफी सारे सवालों का पुलिंदा मेरे दिमाग के अंदर पैदा कर दिया था। आज रात मैं जल्दी खाना खाकर सो गया था। रात के करीब 11 बजे रमा ने एक थैली में एक कपड़े और गहने लेकर अपने घर से निकल गई। कुछ दूर अपने को छिपते छिपाते वो किशोर के पास पहुंची। किशोर भी रमा का एक गंतव्य जगह इंतजार कर रहा था। वे दोनों आज रात 2 बजे की थे। उन दोनों को पता था अगर को पहचान लेंगे, इसलिए उसने पकड़कर मुंबई निकलना चाह रहे वो सड़क से गए तो कोई भी उन दोनों जंगल के रास्ते को उस रात चुना था। अचानक से उन दोनों को लगा कि बीच जंगल में कोई घात लगाकर बैठा था। तुरंत ही रमा और किशोर ने दौड़ लगा दी। उन दोनों की धड़कनें तेज हो चुकी थीं। किशोर रमा का हाथ पकड़े और दूसरी हाथ में टॉर्च जलाए तेजी से भाग रहा था। अचानक से उसे लगा उनके पीछे 4 से 5 आदमी उनको पकड़ने के लिए दौड़ रहे हैं। दोनों अपनी जान बचाने की खातिर जी जान लगाए दौड़ रहे थे। अचानक से किशोर का दाहिना पैर किसी चीज में फंस जाता है और वो गिर जाता है। उनके हाथ से रमा का हाथ छूट जाता है और साथ ही साथ किशोर के हाथ से वो टॉर्च उनके पकड़ से दूर चली जाती है।
उन पांचों आदमी ने किशोर को घेर लेता है। इतने में रमा जोर जोर से चिल्लाने लगती है, बचाओ बचाओ। लेकिन उस सुनसान बीहड़ जंगल में कोई भी नहीं था उनकी आवाज सुनने और उन दोनों को बचाने को। उन पांचों में एक शख्स ने आवाज दी, ठिकाने लगा दो। रमा वो आवाज सुनकर काफी डर चुकी थी। उनका पूरा शरीर डर के मारे सिहरने लगा था। ये आवाज रमा के बड़े भैया की थी। इतना सुनते ही उन चारों में एक शख्स ने अचानक से किशोर के सर पे जोर से वार कर किया। अचानक से मेरी नींद खुल गई। मैं अपने बिस्तर पे उठकर बैठ गया। ये सारी घटनाएं मेरे सपने में घटित हो रही थीं। मेरी धड़कन काफी तेज धड़क रही थी। कुछ समझ में नहीं आ रहा था। घड़ी में समय देखा, रात के 3 बज चुके थे। बिस्तर के बगल के मेज पे पानी का गिलास रखा हुआ था। मैंने एक गिलास पानी पिया। इस सपने में ये बात तो क्लियर हो चुका था, उस रात ही उस जंगल में किशोर के साथ अप्रिय घटना घटी थी। अब तक मुझे ये पता चल चुका था कि उस रात रमा किशोर के साथ चोरी छिपे मुंबई निकलने वाली थी और उस रात उन दोनों ने जंगल का रास्ता चुना था। लेकिन उन दोनों को यह पता नहीं था कि कोई उन दोनों का उस जंगल में भी घात लगाकर बैठा है। रमा के परिवार वालों ने ही जिंदा जलाकर उसी रात मार डाला था। लेकिन उस किशोर के सर पे पीछे से वार हुआ था और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ यह अब तक मुझे पता नहीं चल पाया था। मेरी नींद खुल चुकी थी। घड़ी की तरफ देखा, रात के 3 बज रहे थे। मैं उठकर एक गिलास पानी पिया। अब दिमाग में यही चल रहा था कि आखिर रमा मुझे ही क्यों ये सब सपने में दिखा रही थी। आखिर वो कौन सा जंगल था जहां किशोर के सर पे पीछे से मारा गया और उसके साथ क्या हुआ था ये पता करना अब और भी जरूरी हो गया था। मन से काफी सारा सवाल लिए मुझे कब फिर से नींद आ गई पता ही नहीं चल पाया। अगली सुबह मेरे नाना जी मुझे उठाने आए। मुझे उठाते ही उसने कहा, जाओ ऊपर छत पे जाकर कबूतरों को दाना दे दो। मुझे कबूतरों को दाना खिलाना काफी अच्छा लगता था। मैं तुरंत ही उठकर छत की सीढ़ी से जैसे ही चढ़ना शुरू किया ही था कि मुझे अचानक से अपनी बाईं बगल ऐसा आभास हुआ कि शायद कोई हो। मैंने तुरंत ही अपनी बाईं बगल मुड़ा। रमा खड़ी थी उस जगह। मैं अब ना ही चिल्ला रहा था और ना ही कहीं भाग रहा था। ऐसा मानो वही के वही जड़वत हो गया हो। मेरी नजरें रमा की आंखों पे टिक गई थीं। मानो ऐसा लग रहा था कि वो अब भी कुछ दबे राज बताना चाह रही हो। मैं यथावत वैसे ही उस सीढ़ी पर खड़ा रहा और मेरी आंखें रमा के आंखों के अंदर न जाने कितनी देर तक उस दबे राज को जानना चाह रही थी। अचानक से किसी ने मुझे पीछे से झटका देकर मेरा नाम पुकारा। अब मुझे ऐसा लग रहा था कि किसी ने मेरे उस जड़वत को झकझोर दिया हो। मेरे पीछे आने वाली आवाज रमा की मम्मी की थी। वो आवाज सुनते ही रमा काफी उग्र हो गई। उनकी नजरें मुझसे हटकर उनकी मम्मी पे जा चुकी थी। उनकी नजरें हटते ही मैं चिल्ला उठा, नानी रमा मौ। पहले की कुछ बोल पाता मेरी आंखें तनती जा रही थी। नानी रमा का नाम सुनते ही काफी डर गई। वो तेजी से पलटकर उस सीढ़ी रूम से भाग जाना चाह रही थी। इधर रमा मेरे अंदर अपना वजूद एक बार फिर से दिखाना शुरू कर दिया। मेरी गर्दन जैसे ही बाईं तरफ मुड़ा वैसे ही उस सीढ़ी रूम का दरवाजा जोर से बंद हो गया। रमा की मम्मी उस सीढ़ी के बंद दरवाजे से जोर से टकराई। रमा की मम्मी अब डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगी, रमा के पापा, रमा के पापा। रमा अपना नाम सुनकर और भी उग्र होती जा रही थी। अचानक से मैं बोल पड़ा, क्यों डर लगने लगा? ये मेरी आवाज नहीं थी, ये रम की आवाज थी। रमा का वजूद अब मेरे अंदर आ चुका था। 2 मिनट के लिए दरवाजा क्या बंद हुआ, चिल्लाने लगी, रमा के पापा, रमा के पापा। और तुम सबने जो मुझे पिछले 10 सालों से उस बंद दरवाजे में कैद करके रखा था उसका किया। रमा की मम्मी ये सुनते ही अपने हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगी, माफ कर दे बेटी, बहुत बड़ा पाप किया है हम सब ने। इतना सुनते ही रमा जोर जोर से हंसने लगी। अचानक से रमा चुप हो गई। इतने में रमा के कानों में एक आवाज सुनाई पड़ी, रमा बेटी दरवाजा खोल। रमा के पिता की वो आवाज थी। वो आवाज सुनते ही रमा का वो उग्र स्वभाव काफी हद तक नॉर्मल हो चुका था। एक झटके में सीढ़ी रूम का वो दरवाजा खुल गया। सामने ही रमा की पिता खड़े थे। जैसे ही रमा के पिता ने अपना कदम बढ़ाया ही था कि मैं बेहोश होकर उसी सीढ़ी पर गिर पड़ा। एक बार फिर रमा मुझे छोड़कर जा चुकी थी। बेहोश होते ही नाना और नानी ने मुझे उठाकर मेरे बेडरूम में ले जाकर सुला दिया। अब मेरी तबीयत और भी बिगड़ती ही जा रही थी। करीब 6 घंटे के बाद मुझे होश आया। होश आते ही ऐसा लगा रहा था कि पूरा बदन दर्द कर रहा हो, पूरा शरीर दर्द के मारे ऐंठ रहा हो। मेरे नाना और नानी काफी डर चुके थे। मेरे होश में आते ही वे दोनों मेरे पास आकर बैठ गए। उन दोनों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब भी 3 दिन से ज्यादा का समाज बचा हुआ था उस तांत्रिक के यहां पहुंचने में। अचानक से मेरे नाना जी ने कहा, श्यामा, और तुम्हारे पापा को भी बुला लेता हूं।
श्यामा मेरी मम्मी का नाम था। मैं उनके मुंह से ये बात सुनकर उनको मना भी नहीं कर पाया कि क्यों बेवजह उन्हें परेशान कर रहे हैं। लेकिन अब उन लोगों को ये आभास हो चुका कि परेशानी सचमुच में काफी बढ़ चुकी है। अंदर ही अंदर मुझे भी ये एहसास हो चुका था कि रह रह कर रमा का वजूद मेरे अंदर आ जा रहा था। 10 साल पहले जो खौनी खेल इस सभी लोगों ने मिलकर रमा और किशोर के साथ खेला था, वो अब तक उस रहस्य को उस बंद दरवाजे के अंदर दबा कर रखे हुए थे। लेकिन अब उनकी आत्मा खुलकर उनके सामने आ चुकी थी। अपने पिछले 10 साल पहले का बदला उन्हें किसी न किसी रूप में लेना ही था। अगली सुबह उस गांव में एक पुलिस ऑफिसर की मौत से हड़कंप मच गया था। उनकी पत्नी ने ही उनका गला रेत कर मार डाला था। ये खबर सुनते ही रमा का भाई वो शादी छोड़कर अपने घर लौट आया। घर आते ही वो काफी परेशान हो चुका था। एक तरफ मैं भी बिस्तर पे पड़ा पड़ा मेरी तबीयत और भी बिगड़ती जा रही थी। अगले दिन मेरे मम्मी और पापा भी मेरे पास पहुंच चुके थे। उन लोगों को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर मुझे क्या हो गया है। वो गांव उस पुलिस ऑफिसर की मौत से उबर भी नहीं पाया था कि अगले ही रात उस गांव में एक और मौत हो जाती है, और ये मौत इस बार उस गांव के सरपंच का हुआ था। उनकी भी मौत ठीक उसी तरह से हुई थी। उनकी पत्नी ने उनका गला रेत कर मार डाला था। एक के बाद एक मौत से पूरा गांव में दहशत का माहौल बन चुका था। सरपंच की मौत से तो अब पूरा गांव में हड़कंप मच चुका था। उस गांव में हर एक तरफ अब उन दोनों के ही मौत का चर्चा होने लगा था। उन दोनों की मौत होने से अब मेरे मामा संतोष अब मेरे पास मेरे कमरे के अंदर भी नहीं आ रहे थे। उन्हें शायद ये पता चल चुका था कि ये काम आखिर कौन कर रहा है। उनकी डर के मारे हालात खराब हो चुकी थी। संतोष की घबराहट काफी बढ़ती ही जा रही थी। उसने कॉल लगाकर उस तांत्रिक बाबा को यहां घट रही उन दोनों घटनाओं के बारे में जानकारी दी। जब संतोष ने ये बात उस तांत्रिक बाबा को बताया कि 2 आदमी की अब तक मौत हो चुकी है, तो उस तांत्रिक बाबा ने अपने सारे महत्वपूर्ण काम छोड़कर संतोष के पास आने का मन बना लिया। वैसे वो तांत्रिक 2 दिन बाद यहां आने वाले थे, लेकिन यहां की बिगड़ती स्थिति को देखकर उस तांत्रिक बाबा ने यहां आज ही आने का प्रोग्राम बना लिया था। उस तांत्रिक बाबा ने संतोष को मोबाइल पे ही कुछ जरूरी सामान की लिस्ट भेज दी थी, और आज शाम तक वो सारे सामान एकत्रित करने को कहा था। वो तांत्रिक बाबा आज शाम ही यहां पहुंचने वाले थे, और आज ही रात हवन करके एक बार फिर रमा को काबू कर का प्लान बना चुका था। संतोष उस तांत्रिक से बात करने के बाद वो बाजार की तरफ निकल चुका था। कुछ ही देर में वो बाजार के उस दुकान के पास पहुंच चुका था जहां पूजा और हवन सामग्री मिलती थी। संतोष अपना मोबाइल निकालकर अपना व्हाट्सएप का मैसेज ओपन करने लगा। उस तांत्रिक ने जो हवन सामग्री की लिस्ट भेजी थी वो निकालकर उसने उस दुकानदार को दिखाने लगा। वो दुकानदार अपने हाथ में संतोष का मोबाइल लेकर वो सारी सामग्री की लिस्ट एक कागज में लिखने लगा। संतोष उसी दुकान के पास खड़ा होकर उनके सामान देने का इंतजार करने लगा। अचानक से संतोष की नजर उस दुकानदार के ऊपर गई। वो एक तक उनके मोबाइल पर देख रहा था और दूसरे हाथ से वो लिस्ट लिखे जा रहा था। संतोष की नजर उस कागज पे गई जहां वो दुकानदार वो सामग्री की लिस्ट उतार रहा था। जैसे ही संतोष की नजर उस दुकानदार के द्वारा लिखे जा रहे लिस्ट पे गई, उसे देखकर उनकी डर के मारे हालात खराब होने लगी। उस दुकानदार ने लिस्ट में कफन और उससे जुड़ी सारी सामग्री की लिस्ट उतार रहा था। उसने जो अंत में लिखा था उसे देखकर अब संतोष के होश उड़ने लगे थे। आज रात तुम्हारी मौत। उसने तेजी से उस दुकानदार के हाथ से मोबाइल छीनकर उस लिस्ट को देखने लगा। वो लिस्ट वहां थी ही नहीं, बल्कि एक तस्वीर दिख रही थी जिनमें 2 आदमी कसकर किसी एक आदमी को पकड़े हुए थे। उस तस्वीर को देखकर संतोष थर थर कांपने लगा। ये तस्वीर आज से 10 साल पहले उस रात उसी जंगल की तस्वीर थी। उस तस्वीर में वे दोनों आदमी किशोर को पकड़े हुए थे। संतोष जल्दी से अपना मोबाइल लेकर वहां से भाग खड़ा हुआ कि अंदर से काफी डर चुका था। उसे अब ये आभास हो चुका था आज रात किसी की भी बारी हो सकती थी। वो तुरंत ही अपनी गाड़ी लेकर उस बाजार से भाग खड़ा हुआ। वो अपने घर पहुंचकर किसी एक आदमी को बुलाया और उस आदमी को वो सारी हवन सामग्री लिखवा दी। बाजार से वो सारी हवन की सामग्री लेकर आने को कहा। वो आदमी हवन सामग्री की लिस्ट लेकर बाजार चला गया। उस आदमी के बाजार जाते ही अचानक से संतोष के मोबाइल का रिंग बजने लगा। ये कॉल उसी तांत्रिक बाबा की थी। उस तांत्रिक बाबा का कॉल देखते ही संतोष ने उनका कॉल रिसीव किया। क्यों बच्चा, सारी तैयारी हो गई? उस तांत्रिक ने कहा। हाँ बाबा, लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, बस 1 घंटे में वो हवन सामग्री भी आ जाएगी, संतोष ने कहा। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुमने उस रात मुझे किशोर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था।
किशोर की बात उस तांत्रिक की मुंह से सुनते ही संतोष की आवाज लड़खड़ाने लगी। वाह वाह बाबा, कुछ तो उपाय करो। संतोष के अंदर का डर अब पूरी तरह से हावी होकर बाहर निकल कर आ चुका था। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आज रात कम से कम 2 गाड़ी तैयार रखना। हो सकता है रमा को उस जगह ले जाना पड़े जहां तुम लोगों ने। किशोर। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक चुप हो गया। कुछ देर बाद उस तांत्रिक ने कहा, आज शाम स्टेशन पहुंचने से पहले मैं कॉल कर दूंगा। अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाना। मैं खुद ही आपको लेने स्टेशन आऊंगा। इतना सुनते ही उस तांत्रिक बाबा ने अपना मोबाइल फोन कट कर दिया। शाम तक उस तांत्रिक बाबा के कदम उस गांव के अंदर पड़ चुका था। जैसे ही उस तांत्रिक बाबा ने अपने कदम मेरे कमरे में दिया, मेरी आंखें खुल गईं। अब आंखें खुलकर और भी तनती ही जा रही थीं। उस तांत्रिक बाबा ने सभी को उस कमरे से बाहर जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं, वो तांत्रिक बाबा और संतोष ही बचा था। उस तांत्रिक ने संतोष को इशारा करके हुए उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। उस तांत्रिक को देखकर अब मेरी नजरें और तनने लगी थीं। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद उसने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल अपने हाथ में लेकर जैसे ही रमा के ऊपर छींटा ही था कि मेरा शरीर हवा में कई फीट ऊपर जाकर तैरने लगा। मेरा शरीर कई फीट ऊपर हवा में तैरने लगा। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जोर से पीछे की तरफ खींच रहा है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शरीर को उसी जगह कायम रखना चाह रहा था, लेकिन कोई और ही शक्ति मुझे वहां से पीछे की तरफ खींच रही थी। एक झटके में मेरा शरीर पीछे की दीवार से चिपक गया, जैसे कोई लोहा चुंबक के साथ चिपक जाता है। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस दीवार से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। अचानक से उस तांत्रिक बाबा ने कहा, छोड़ दे उस बच्चे को। इतना सुनते ही रमा अपना सर हिलाने लगी। नहीं, जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं तब तक नहीं। तूने मुझे पिछले 10 सालों से कैद करके रखा था, लेकिन इस बार नहीं। इतना कहते ही रमा ने मेरा शरीर पूरी जोर लगाकर उस जगह से उखाड़कर आगे की तरफ धक्का देती है। करीब 15 फीट की दूरी रही होगी मेरे और उस तांत्रिक बाबा के बीच। जैसे ही उसने धक्का दिया, उधर वो तांत्रिक बाबा और संतोष अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे मानो किसी ने उन दोनों को काफी जोर से धक्का दिया हो। वे दोनों अपनी जगह से कई फीट दूर दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। उस तांत्रिक बाबा के हाथ से अभिमंत्रित किया हुआ जल से भरा कमंडल हाथ से छूटकर फर्श पे गिर पड़ा। वो तांत्रिक नीचे गिरते ही तुरंत फिर से अपनी कमंडल के पास पहुंचना चाह रहा था कि अचानक उससे पहले ही रमा ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया। इस बार वो तांत्रिक काफी जोर से उस दीवार से टकराया था। इतने में संतोष डर के मारे तेजी से उठकर उस कमरे की दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही संतोष ने अपना हाथ उस दरवाजे की चिटकनी तक पहुंचाया ही था कि रमा ने अपना सर उसकी तरफ घुमा दी। रमा जैसे जैसे अपना सर ऊपर कर रही थी, वैसे वैसे संतोष हवा में ऊपर उठने लगा। अचानक से रमा ने अपना सर बाईं तरफ जोर से झटका। जैसे ही रमा ने अपना सर बाईं तरफ झटका, वैसे ही संतोष उस दरवाजे से हटकर कई फीट दूर बाईं तरफ दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उस कमरे में तांत्रिक बाबा और संतोष दोनों अधमरे बेसुध जमीन पर पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे उनके पास चलकर जाने लगी। जैसे ही मैं उस दोनों के पास पहुंचा ही था कि अचानक से वो तांत्रिक अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी चालाकी से अपना एक हाथ अपने कंधे से टंगी एक थैली में डालकर रखा था। जैसे ही वो अपने जगह खड़ा हुआ ही था कि रमा एक बार फिर जोर से उस तांत्रिक को धक्का देना चाह रही थी कि अचानक से रमा की नजर उस तांत्रिक के हाथ में थमी एक बोतल पे गई। रमा उस तांत्रिक के हाथ में वो बोतल देखते ही एकदम शांत हो गई। उस बोतल में उस तांत्रिक बाबा ने किशोर की आत्मा को कैद करके रखा था। उस तांत्रिक ने कहा, हाँ बाबा, लगभग पूरी तैयारी हो चुकी है, बस 1 घंटे में वो हवन सामग्री भी आ जाएगी, संतोष ने कहा। उसके बाद उस तांत्रिक ने अपनी आवाज तेज करते हुए कहा, तुमने उस रात मुझे किशोर के बारे में कुछ भी नहीं बताया था। किशोर की बात उस तांत्रिक की मुंह से सुनते ही संतोष की आवाज लड़खड़ाने लगी। वाह वाह बाबा, कुछ तो उपाय करो। संतोष के अंदर का डर अब पूरी तरह से हावी होकर बाहर निकलकर आ चुका था। मैं कुछ भी नहीं कह सकता। मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगा। आज रात कम से कम 2 गाड़ी तैयार रखना। हो सकता है रमा को उस जगह ले जाना पड़े जहां तुम लोगों ने। किशोर। इतना कहने के बाद वो तांत्रिक चुप हो गया। कुछ देर बाद उस तांत्रिक ने कहा, आज शाम स्टेशन पहुंचने से पहले मैं कॉल कर दूंगा। अपनी गाड़ी लेकर स्टेशन पहुंच जाना। मैं खुद ही आपको लेने स्टेशन आऊंगा। इतना सुनते ही उस तांत्रिक बाबा ने अपना मोबाइल फोन कट कर दिया। शाम तक उस तांत्रिक बाबा के कदम उस गांव के अंदर पड़ चुका था। जैसे ही उस तांत्रिक बाबा ने अपने कदम मेरे कमरे में दिया, मेरी आंखें खुल गईं।
अब आंखें खुलकर और भी थनती ही जा रही थीं। उस तांत्रिक बाबा ने सभी को उस कमरे से बाहर जाने को कहा। अब उस कमरे में मैं, वो तांत्रिक बाबा और संतोष ही बचा था। उस तांत्रिक ने संतोष को इशारा करके हुए उस कमरे का दरवाजा अंदर से बंद करने को कहा। उस तांत्रिक को देखकर अब मेरी नजरें और तनने लगी थीं। उस तांत्रिक ने कुछ मंत्रों का जाप करने के बाद उसने अपने कमंडल से अभिमंत्रित जल अपने हाथ में लेकर जैसे ही रमा के ऊपर छींटा ही था कि मेरा शरीर हवा में कई फीट ऊपर जाकर तैरने लगा। मेरा शरीर कई फीट ऊपर हवा में तैरने लगा। अचानक से मुझे ऐसा लगा जैसे कोई मुझे जोर से पीछे की तरफ खींच रहा है। मैं अपनी पूरी ताकत के साथ अपने शरीर को उसी जगह कायम रखना चाह रहा था, लेकिन कोई और ही शक्ति मुझे वहां से पीछे की तरफ खींच रही थी। एक झटके में मेरा शरीर पीछे की दीवार से चिपक गया, जैसे कोई लोहा चुंबक के साथ चिपक जाता है। मैं अपनी पूरी शक्ति लगाकर भी उस दीवार से अपने आप को अलग नहीं कर पा रहा था। अचानक से उस तांत्रिक बाबा ने कहा, छोड़ दे उस बच्चे को। इतना सुनते ही रमा अपना सर हिलाने लगी। नहीं, जब तक मैं अपना बदला ना ले लूं तब तक नहीं। तूने मुझे पिछले 10 सालों से कैद करके रखा था, लेकिन इस बार नहीं। इतना कहते ही रमा ने मेरा शरीर पूरी जोर लगाकर उस जगह से उखाड़कर आगे की तरफ धक्का देती है। करीब 15 फीट की दूरी रही होगी मेरे और उस तांत्रिक बाबा के बीच। जैसे ही उसने धक्का दिया, उधर वो तांत्रिक बाबा और संतोष अपनी जगह से ऐसे उछले जैसे मानो किसी ने उन दोनों को काफी जोर से धक्का दिया हो। वे दोनों अपनी जगह से कई फीट दूर दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़े। उस तांत्रिक बाबा के हाथ से अभिमंत्रित किया हुआ जल से भरा कमंडल हाथ से छूटकर फर्श पे गिर पड़ा। वो तांत्रिक नीचे गिरते ही तुरंत फिर से अपनी कमंडल के पास पहुंचना चाह रहा था कि अचानक उससे पहले ही रमा ने एक बार फिर से उसे धक्का दिया। इस बार वो तांत्रिक काफी जोर से उस दीवार से टकराया था। इतने में संतोष डर के मारे तेजी से उठकर उस कमरे की दरवाजे की तरफ दौड़ा। जैसे ही संतोष ने अपना हाथ उस दरवाजे की चिटकनी तक पहुंचाया ही था कि रमा ने अपना सर उसकी तरफ घुमा दी। रमा जैसे जैसे अपना सर ऊपर कर रही थी, वैसे वैसे संतोष हवा में ऊपर उठने लगा। अचानक से रमा ने अपना सर बाईं तरफ जोर से झटका। जैसे ही रमा ने अपना सर बाईं तरफ झटका, वैसे ही संतोष उस दरवाजे से हटकर कई फीट दूर बाईं तरफ दीवार से टकराकर नीचे गिर पड़ा। उस कमरे में तांत्रिक बाबा और संतोष दोनों अधमरे बेसुध जमीन पर पड़े हुए थे। मैं धीरे धीरे उनके पास चलकर जाने लगी। जैसे ही मैं उस दोनों के पास पहुंचा ही था कि अचानक से वो तांत्रिक अपनी जगह उठ खड़ा हुआ। उसने बड़ी चालाकी से अपना एक हाथ अपने कंधे से टंगी एक थैली में डालकर रखा था। जैसे ही वो अपने जगह खड़ा हुआ ही था कि रमा एक बार फिर जोर से उस तांत्रिक को धक्का देना चाह रही थी कि अचानक से रमा की नजर उस तांत्रिक के हाथ में थमी एक बोतल पे गई। रमा उस तांत्रिक के हाथ में वो बोतल देखते ही एकदम शांत हो गई। उस बोतल में उस तांत्रिक बाबा ने किशोर की आत्मा को कैद करके रखा था। उस तांत्रिक ने कहा, बंद कर दे ये खूनी खेल, तू जो चाहेगी वही होगा। उस तांत्रिक बाबा की बात सुनकर अब रमा एकदम शांत हो चुकी थी। उसके बाद उस तांत्रिक बाबा ने संतोष से उस कमरे की चिटकनी को खोलने को कहा। उसके बाद वो तांत्रिक बाबा ने संतोष से कहा, जहां उस रात उन लोगों ने किशोर को, वही ले चलो, और जो सारी सामग्री की लिस्ट लिखवाई थी वो भी अपने साथ ले लेना। थोड़ी ही देर में 2-4 चक्के की गाड़ी लेकर वो सभी उसी स्थान के लिए रवाना हो गए जहां उस रात उस पांचों ने किशोर को। आधे घंटे के बाद वे सभी उस जगह पहुंच चुके थे। संतोष ने अपने साथ 3 और आदमी को भी रख लिया था, क्योंकि जहां उस रात उन लोगों ने किशोर को दफनाया था उसे उस जगह खुदाई करनी थी। एक तरफ खुदाई चल रही थी और दूसरी तरफ वो तांत्रिक बाबा अपने हवन की तैयारी में लगा हुआ था। हवन कुंड की अग्नि उस तांत्रिक बाबा के द्वारा प्रज्वलित की जा चुकी थी और उस कुंड के आगे मैं रमा की आत्मा लिए बैठा हुआ था और मेरे ही सामने वो तांत्रिक बाबा अपने हाथ में किशोर की आत्मा को बोतल ने कैद करके रखा था। कुछ ही घंटे की खुदाई में किशोर के अस्थिपंजर दिखने लगे थे। अस्थिपंजर दिखते ही उस तांत्रिक बाबा ने उस अस्थिपंजर में पेट्रोल छिड़कने को कहा। उस तांत्रिक बाबा की बात सुनकर संतोष ने अपने असिस्टेंट से गाड़ी की पिछली डिक्की से पेट्रोल भरा गैनल लाने को कहा। कुछ ही समय के अंदर संतोष से 4 गैनल पेट्रोल किशोर के उस अस्थिपंजर के ऊपर उड़ेल दिया। इधर वो तांत्रिक बाबा अपनी आंखें बंद किए मंत्र का उच्चारण किए जा रहा था। अचानक से उस तांत्रिक बाबा ने अपना आंख खोलकर रमा से बातें करने लगा। कुछ देर बात करने के बाद इस तांत्रिक ने अपने थैले से एक कोरा कागज निकालकर उस हवन कुंड के ऊपर दोनों हाथों से पकड़कर घुमाने लगा।
उस तांत्रिक बाबा ने संतोष को अपने पास बुलाकर उस हवन कुंड से एक जलती लकड़ी उनके हाथ में देकर कहा, आग लगा दो किशोर के अस्थि पंजर में। इतना सुनते ही रमा एक बार फिर से भड़क गई। संतोष तेजी से वो हवन की जलती लकड़ी लेकर किशोर के अस्थि पंजर की तरफ दौड़ा। इधर रमा छटपटा उठी, लेकिन किशोर को उसे बोतल में कैद देखकर बेबस थी। अचानक से हवा का एक तेज झोंका आया, लेकिन तब तक संतोष किशोर के अस्थि पंजर में आग लगा चुका था। पेट्रोल की धधक से को आग की लपटें कई फीट ऊपर तक जा पहुंची थीं। हवा का तेज झोंका संतोष के हाथ में थमी हवन की जलती लकड़ी को तो बुझा नहीं पाई, लेकिन इधर वो बोतल जिसमें किशोर की आत्मा को कैद करके रखा गया था, वो नीचे गिरकर उनका स्टॉप कॉर्क खुल गया। स्टॉप कॉर्क खुलते ही किशोर अपनी अस्थिपंजर के पास जाकर मंडराने लगा। इधर रमा मेरा शरीर छोड़कर संतोष जिस शरीर में प्रवेश कर चुकी थी, संतोष के शरीर में प्रवेश करते ही उसने उस धधकती हुई अग्नि की लपटों में कूद गई। रमा ने अपना बदला पूरा कर लिया था। उस रात 5 आदमी थे। 2 आदमी को तो इसने 10 साल पहले ही मार चुकी थी, लेकिन और 3 आदमी अब भी बचे हुए थे। किशोर की मौत में वो पुलिस वाला, संतोष और सरपंच भी शामिल था, और संतोष ने ही रमा को पेट्रोल छिड़ककर आग लगाया था। लेकिन उसने इस तांत्रिक की मदद से रमा को उस बंद दरवाजे के अंदर सदा के लिए कैद कर दिया था। अगली सुबह चारों ओर गांव वालों की भीड़ जमी हुई थी। उस तांत्रिक के हाथ में जो कोरा कागज थमा था, उस कागज के ऊपर उस रात क्या क्या हुआ था, वो सारी बातें लिखी हुई थीं। किशोर की मौत से लेकर रमा की मौत तक सारा वृत्तांत उस कागज पे लिखा हुआ था। कुछ ही देर में पुलिस की टीम वहां पहुंच चुकी थी। उस तांत्रिक को हिरासत में ले लिया जा चुका था, और साथ ही साथ रमा के मम्मी और पापा को भी हिरासत में ले लिया जा चुका था। किशोर एक छोटी जाति से था। यही बात रमा के घर वालों को रास नहीं आया, जिसकी वजह से संतोष ने उस गांव के सरपंच से मिलकर यह प्लान बनाया था। सरपंच ने उस पुलिस ऑफिसर को भी मिलाकर उस रात इतने बड़े घटना को अंजाम देकर इस खबर को पूरी तरह से दबा दिया था। जिस रात किशोर रमा को लेकर मुंबई भागने वाला था, ये बात संतोष को पता चल चुकी थी, और उन सभी मिलकर इतना बड़ा घटना को अंजाम दिया था। तो दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।